आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही जानी-पहचानी हस्ती, जयपुर डायलॉग के रूहे रवां संजय दीक्षित भाई। संजय भाई नमस्कार। नमस्ते आपको। मैंने कुछ थैंक यू ज़्यादा फॉर ही हैविंग मी टेंस शब्द आपका बोल शो। दिए, रूहे रवां। तो पाकिस्तान की जो रूह है इस वक़्त वो राजनाथ जी के लगता है कब्ज़े में है। आसिम मुनीर नहीं। जी, मुझे तो पूरा पाकिस्तान ही दिख रहा है, बल्कि जब से उन्होंने सिंध की बात की है, तो पाकिस्तान की आवाम बहुत ही नर्वस सी भी है। आसिम मुनीर तो ख़ैर उनकी 1-2 दिन में एक्सटेंशन होने वाली है। हो तो गई ना देखिए आज आ गया नोटिफिकेशन। अच्छा देखिए आपको चूँकि आप सिंध के पार बैठे हुए हैं, आपको तुरंत खबर मिल जाती है। हम 7 समुंदर पार कनाडा में बैठे हैं, हमें थोड़ा अब समय वो लगता है। तीनों सर्विसेज के और न्यूक्लियर कमांड के वो सभी के रूहे रवां हैं वो। अच्छा तो ये जो अब रूहे रवां है, अब अब इनकी न्यूक्लियर बटन भी आसिम मुनीर के पास है। पहली बार ऐसा है किसी जिहादी के पास न्यूक्लियर बटन आया। हाँ, तो फिर ये बताइए कि अब रूहे रवां तो हो गए आसिम मुनीर और इधर राजनाथ जी ने बहुत ही शरारती मुस्कुराहट में कहा कि सिंध क्या पता हमारे साथ आन मिले और सिंध तो आपके साथ ही आपके राजस्थान के साथ ही उसकी बाउंड्री है। तो आपकी क्या एंटीसिपेशन है? हमने तो सिंध में राज भी किया है हाँ, 1971 में। ऐसा ही सिंध है, का ऐसा एक ही है, पार्ट ऐसा ही। जो था, जो आज की आपकी मीठी डिस्ट्रिक्ट है, वो मीठी डिस्ट्रिक्ट की छाछरो तहसील, वो पूरी की पूरी छाछरो तहसील, ये इस्लाम कोट, नगर पार्कर, ये सब इंडिया के पास था। हमारे एक सीनियर है मिस्टर IC श्रीवास्तव, 74 बैच IAS आई थिंक। तो वो जो थे वो उसके एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुए थे। और बाद में फिर मैं गया था तो मैं बाड़मेर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा करीब 1.5 साल। और करीब 2.5 साल में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा। तो हम तो पाकिस्तान घुमाया करते थे। थोड़ा बहुत आपके रेंजर्स साहिबान हमको थोड़ी सी वो भी कर्टसी भी एक्सटेंड कर दिया करते थे। तो देखिए, आपने तो कुछ अरसा राज भी किया है और सिंध भारत के नेशनल एंथम का हिस्सा है और सिंध के बिल्कुल। बगैर जो अभी राजनाथ जी ने कहा है कि भारत की सिविलाइजेशन अधूरी-अधूरी सी है, तो फिर जब वो अभी राजनाथ जी ने कहा कि क्या पता हमारे पास आ जाए, वो तो एक बार कुछ ना कुछ उसका हिस्सा पास आ ही गया था, तो फिर वापस क्यों गया सर? अब ये तो साहब अब हम क्या कहें। वो हमारी वो मिसेस इंदिरा गांधी जी थी, वो उनकी कुछ क्या कहें उसको, मजबूरियां रही होंगी या कुछ दुश्वारियां रही होंगी या कुछ उनके दिल में कुछ दिल पसीज गया होगा, कुछ भी हुआ। लेकिन बताते हैं कि साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो भुट्टो ने नाटक अच्छा किया उनके सामने, और उस चक्कर में वो एक तरह से कहूँ कि बेवकूफ़ बन गई। और उन्होंने ये सारा एरिया जो था, ये सिंध वाला तो देना ही नहीं था। सिंध वाले का क्या मतलब है देने का। वही पंजाब में थोड़ा बहुत आप दे देते, चलो आपके जो भाईजान लोग हैं वो राज़ी हो जाते। और लेकिन इस टुकड़े को देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। 93,000 जिनके पास हो फौज, और मुझे लगता है उसमें कोई 2,500-3,000 जो थे ऑफिसर्स थे। तो करना क्या था बोलिए, 2,500-3,000 ऑफिसर्स को रोक के, और उनको जो है वो अभी जो चला रहा है ना यूनेस्को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल वाला, उसी ट्राइब्यूनल में दे देना था। उसके बाद तो फिर वो सिंध के साथ साथ कुछ और भी दे देते जुल्फ़िकार अली भुट्टो के। नहीं 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 नहीं, ये हमारे अफसरों को कुछ मत करो, हमारे यहाँ बलवा हो जाएगा, वगैरह वगैरह। बट वो रूथलेसनेस दिखी नहीं। थोड़ी बहुत वो रूथलेसनेस जो है वो नरेंद्र मोदी में है, और नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा अमित शाह में है। देखिए अमित शाह ने जिस तरह से हमारे जो नक्सलाइट प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट रूथलेसनेस। और वो नक्सल्स जो है वो कह रहे हैं हम सरेंडर करना चाहते हैं, हमको मौका दे दो। कोई मौका फोका नहीं। डेट सेट है, मार्च से पहले पहले
आना चाहते हो, कोई कंडीशंस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई माफ़ी नहीं, सीधे सीधे आके सरेंडर कर दोगे तो बच जाओगे, वरना कुछ नहीं बचेगा। आप ये सोचिए कि 200 लगभग 250 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 650, आप जरा इसे जो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जिसको बोलते हैं, हमारे टेक्निकल पार्लेंस में बोलते हैं LWE, और पॉपुलरली इनको ये नक्सलाइट्स और माओइस्ट बोला जाता है। तो दे यूज्ड टू कंट्रोल समथिंग लाइक 250 districts out of total 650 districts of India। कंट्रोल था उनका। वहां पे कोई किसी की पोस्टिंग होती तो उसको जो है वो ऑफिसर को भी some places even the district magistrates had to pay them। ये स्थिति थी, और उसको निकाल के लाके और आज 3 पे छोड़ दिया। 3, there are only 3 districts left। और उसमें भी जो है वो ब्रेकनेक स्पीड पे आज ही देखा मैंने, कोई 20-25 लोगों ने सरेंडर किया। कुल 600 ही तो बचे, लैक्स होते थे, जस्ट 600 लैक्स। तो वो जो ये रूथलेसनेस होनी चाहिए ना, वो जिसको हम बोलते हैं शत्रुबोध, जो हमारा इस बार का टॉपिक था जयपुर डायलॉग्स का, होता है शत्रुबोध। शत्रुबोध इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ पृथ्वीराज चौहान सिंड्रोम। पृथ्वीराज चौहान सिंड्रोम आपको पता है? तो कौन आपका शत्रु है और किसको अगर आप माफी दे देंगे तो आगे क्या करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। दैट अनफॉर्चुनेटली इंदिरा गांधी डिड नॉट नो, इसलिए छाछरो वापस दे दिया। अच्छा, छाछरो वापस दे दिया तो वो बेचारी जो पॉपुलेशन थी वो आर्मी के साथ साथ चली आई कि अब ये हमको मार देंगे, ये कहेंगे तुमने इनके साथ कोऑपरेट किया। तो वो तो बात बताई आपने इंदिरा गांधी जी की। इस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। आपने कहा थोड़े बहुत पूरे नहीं तो थोड़े बहुत ये खड़े होते हैं पाकिस्तान के बदमाशाना रवैये के खिलाफ। अब राजनाथ जी ने पीओजे के बारे में भी कहा था कि खुद ही हमसे आन मिलेंगे, और अब सिंध के बारे में भी वो ये शब्द यूज कर रहे हैं, क्या पता वो फिर हमसे आन मिले। तो ये सिर्फ खुद से आन मिलने वाली बात है या क्या पता वाली बात है, या कोई सीरियसनेस भी है? देखिए, अब जियो पॉलिटिक्स में देर इज अ लॉट ऑफ पॉस्चरिंग इन्वॉल्व, ये तो आपको ध्यान है ही, आप स्वयं जियो पॉलिटिक्स के एक एक्सपर्ट है। तो ये जो पॉस्चरिंग है वो तो होती ही है, लेकिन पॉस्चरिंग के साथ साथ इट इज बैक्ड अप बाय लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। इफ यू रियली लुक एट इट, इंडिया ने जो अपनी स्ट्रेंथ थी वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 4 दिन चला था, और मेरे हिसाब से इंडिया डिड नॉट यूज इवन 10% ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। और ठीक है, उनका जो लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था उस टाइम का वो उन्होंने अचीव कर लिया, तो उन्होंने बात मान ली। अब प्रॉब्लम यह है कि आज भी मैं आज एक शो पे कह रहा था, वो मैं बात दोहरा देता हूँ कि ये जो पहलवान है, अब पहलवानों में कुश्ती होती है तो आपको पता है कुश्ती के रूल्स हैं, और कुश्ती का रूल ये है कि भाई अगर पीठ लग जाए मैट से या ज़मीन से तो वो है, जो दूसरा वाला है वो जिसने पीठ लगाई है वो जीत जाता है। लेकिन ये जो पाकिस्तान नाम का जो पहलवान है वो ऐसा तगड़ा पहलवान है कि वो पीठ लग जाती है उसके बाद भी हार नहीं मानता, वो अपनी टांग ऊंची कर देता है, कहता है देख भाई मेरी टांग ऊंची है तो इसलिए मैं हारा नहीं हूँ। तो फिर उसकी जब टांग नीचे लगा के और तो करते हैं तो हाथ ऊंचा कर देता है कि देख भाई मेरा हाथ ऊंचा है। और जब हाथ भी किसी तरह से पकड़ के हाथ पैर सब मरोड़ के और उसका और लगा देते हैं, पीठ जमीन पे लगी होती है, तब वो कहता है कि भाई कुछ भी कह लो मैं तो हारा नहीं हूं क्योंकि मेरी नाक तो ऊंची ही है। अब वो जमीन पे चित्त पड़ा होगा तो नाक तो ऊंची ही होगी ना, नाक ऊपर है उसकी, मेरी नाक ऊपर है। तो ऐसे पहलवान की तो फिर नाक भी काटनी पड़ती है, कभी तेरी नाक अब है ही नहीं। अब आप समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। जी, आप जो कह रहे हैं वो तो मुझे समझ आ रही है। यही बात भारत के वेस्ट कमांड के
जो हेड हैं मनोज कुमार जी, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार जी, अभी उन्होंने रिसेंटली मनोज कहा कटियार, कि मनोज कटियार। जी, कि जब तक हम कब्जा नहीं करेंगे पाकिस्तान की जमीन पे, पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। तो जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने बात की, क्या वही बात आप कर रहे हैं? मैं और अगर बिल्कुल वही आप बात भी कर वही रहा हूँ। बात कर आप रहे हैं, तो फिर बिल्कुल होगा कैसे? आपसे ये बात जो है छूट सकती ही नहीं है। आपने बिल्कुल पकड़ लिया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। मैं बिल्कुल वही बात कह रहा हूँ। जी। इसीलिए मैंने छात्रों से शुरू किया था। जी, तो फिर होगा क्या? अब होगा क्या? मुल्ला मुनीर जो है वो, चूँकि उसने सिविलियंस को हरा दिया है, वो जैसा वो कहा करते थे, वो है ना हमारा एक अकाउंट है जंगजू जर्नैल। आई डोंट नो आप फॉलो करते हैं कि उसको नहीं करते? नहीं, मैं नहीं करता, लेकिन करूँगा। वो जंगजू जर्नैल जो है, वो उसने एक बहुत बढ़िया, क्या बोलते हैं उसको, एक रूल्स उसने बनाए हुए हैं। वो रूल्स मैं आपसे शेयर करूँगा। जी। तो वो उसमें ये है कि साहब कि वी हैव ऑलवेज डिफीटेड आवर सिविलियंस and we have always won every war in our textbook, and we have always defeated our civilians. तो ये तो बिल्कुल पक्की बात है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो देखिए, बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो बातें आप और मैं कह रहे हैं, वही बातें लेफ्टिनेंट जनरल मनोज जी कह रहे हैं, वही बातें मीडिया, भारत का मीडिया खासतौर पर समझता है। पाकिस्तान का मीडिया झूठ बोलता रहे, वो अपनी जगह पे, लेकिन वो भी इन बातों को समझते हैं। तो भारत के अंदर बलोच मुझे ये जानना चाहते हैं, पश्तून जानना चाहते हैं, कितनी सीरियसनेस है भारत के अंदर, कि क्या अब सिंध और पीओजे के जो है वो भारत से आन मिलेंगे? इसके लिए भारत की एफर्ट्स क्या होंगी, एक्शंस क्या होंगे? आपको कुछ इस प्रकार कुछ नजर आता है? ये मैंने तो इनका जो आपका ये सिंध महाज है, इसका स्टेटमेंट मैंने ज़रूर देखा था। और इनके स्टेटमेंट में एक बात कही गई थी विच इज़ सिग्निफिकेंट। वो कहते हैं कि साहब कि हम भारत के साथ कन्फेडरेशन में रहना चाहते हैं। वो ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे नहीं लगता कि भारत को भी कोई आपत्ति है, क्योंकि भारत के साथ एक समस्या और भी है ना, कि ये इतनी रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशंस हैं। वी आर ऑलरेडी डीलिंग विद नॉट सो रेडिकलाइज्ड मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया, और उसके साथ आप मिला लें हाईली रेडिकलाइज्ड वालों को, तो इट बिकम्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन टू कंटेन। एक बिल्कुल कंबस्टिबल मिक्स हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम, मेरे ख़ास तौर से मेरे जो टॉक्स हैं, और उसमें मैं ये कहता रहा हूँ कि भैया हमको पीओजेके की टेरिटरी नहीं चाहिए। हमें अगर चाहिए तो हम गिलगित बाल्टिस्तान ले लेंगे, बट पीओजेके की टेरिटरी हमको इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ये जो मीरपुरी मुसलमान है, ये तो पंजाबी मुसलमान से भी ज़्यादा खतरनाक है एज फार एज रेडिकलाइजेशन इज कंसर्न। मुझे पता नहीं कि आप इससे सहमत हैं या नहीं। तो आई ऑलवेज फेवर मोर नुआंस्ड अप्रोच। यहाँ ठीक है, जो चीज़ें हमको, जो टेरिटरीज हमको मुफीद है, जो हम सेफली ले सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेट्स गो फॉर इट। और इनफैक्ट मैंने अभी एक टॉक किया था कर्नल अजय रैना के साथ में, उसमें तो मैंने एक विश लिस्ट भी बनाई थी, 10 एरियाज विच वी वांट। तो वो एरियाज तो हमें चाहिए, बट वी आर नॉट लुकिंग टू हैव दिस एंटायर रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन इंटीग्रेटेड इन इंडिया, क्योंकि सरदार पटेल ने अलग होने का फैसला ही इसीलिए किया था कि भैया इनके साथ हम नहीं रह सकते। अब ये अलग बात है कि नेहरू जी और गांधी जी हैड अदर आइडियाज, एंड बिकॉज इवन डॉक्टर अंबेडकर हैड एडवोकेटेड एट दैट टाइम एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन, आपको ध्यान होगा। तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स भारत ने बहुत लंबे समय तक झेली, और अब जाके थोड़ा सा कंटेनमेंट हुआ है, बिकॉज
द प्राइम मिनिस्टर और जो बाकी लोग हैं वो नो नॉनसेंस टाइप है। आप तो जानते हो कि ये जो रेडिकलाइज मुस्लिम टाइप्स हैं ये दूसरी जगह जाके किस तरह की हरकतें करते हैं, यूएस और कनाडा में भी करते हैं, यूरोप में तो इन्होंने पूरी तरह से स्वाम्प ही कर दिया है। जिस चीज़ को छोड़ के आते हैं पाकिस्तान में वो भागते हैं पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से या कहीं से, लेकिन जहाँ पहुँचते हैं फिर उसको पाकिस्तान अफगानिस्तान बनाने में लग जाते हैं। तो सेफ डिस्टेंस आई थिंक इज एडवाइज्ड। हाँ, टेरिटरी काफ़ी सारी है हमारी विश लिस्ट पे, वो ज़रूर हम लेना चाहेंगे। जी। जी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट आपने बात की कि असल में ये जो रेडिकलाइज्ड अब पॉकेट्स हैं, जनता के साथ उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। वो एक बहुत बड़ा मसला है। अभी वाशिंगटन में कल रात को हमारे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के समय के मुताबिक, यानी कल की इवनिंग को, लेट आफ्टरनून को एक अटैक होता है। वो भी एक अफ़गान बैकग्राउंड का शख्स करता है, और वो इंटरेस्टिंगली कोई तालिबान का हामी नहीं था, वो तो सीआईए के साथ काम करता रहा। जी हाँ, सीआईए के साथ काम करता था और सीआईए जो है वो उनके साथ काम करने वाले बहुत सारे अफ़गानियों को साथ में लेके गई थी। तो उसमें से किसी ने किया। अच्छा, जो आज के तालिबान हैं, उनके मिनिस्टर्स भी भारत के दौरे कर रहे हैं। वो तो सरप्राइजिंगली बहुत प्रोफेशनल दिख रहे हैं, और वो ठीक है, उनका इस्लामिक एक तरीका है, वो अपना रहने का है। तो देखिए, फिर भारत के अंदर 200 मिलियन मुसलमान हैं जो इंटेग्रेटेड हैं जनरली, लार्जली। कुछ पॉकेट्स हैं कुछ लोगों की जो कंसर्निंग है। अभी हमने दिल्ली टेरर ब्लास्ट, कार ब्लास्ट का वाकया देखा, वो डॉक्टर्स टेरर मजूल पकड़ा गया। तो ये जो कंसर्न्स हैं, ये पाकिस्तानी मुस्लिम्स में और बांग्लादेशी मुस्लिम्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, भारतीय मुस्लिम्स में रिलेटिवली कम है। तो इस सारे कंसर्न के कॉन्टेक्स्ट में कि अगर हमने धरती पे कब्जा किया या धरती ली बाहर, पाकिस्तान की जो इस वक्त है, जो इनफैक्ट पाकिस्तान की धरती नहीं थी, वो भारत की धरती थी, तो उसके साथ साथ ये बैगेज भी आएगा। करेक्ट। तो इस बैगेज को क्या रिफॉर्म करने के लिए इवन विद इन भारत, आप हमारे समझते पास हैं, जो बैगेज है वही नहीं रिफॉर्म हो रहा, ये नया बैगेज कैसे रिफॉर्म तो करेंगे? वही कोई पैकेज नहीं है, कोई कोई फॉर्मूला नहीं है। इनको इसीलिए मैंने कहा ना कि हम ये जो पीओजेके का ये जो मीरपुर कोटली इलाका है वो तो हमको चाहिए ही नहीं। दे आर दी वर्स्ट ऑफ द लॉट। वो कितने ही झगड़ा कर रहे हो इस वक्त आपके पंजाबी मुसलमानों से, लेकिन इफ यू गो इनटू हिस्ट्री यू विल फाइंड द बिगेस्ट मैसेकर्स टुक प्लेस इन मीरपुर एंड कोटली। या तो देखिए, एक और बड़ा मसला ये है कि राम मंदिर बन गया, मैं भी उसके दर पे हाजिर हुआ, दर्शन किए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी 2-3 रोज पहले एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम जो था वहां पे, उसमें हिस्सा लिया, और पाकिस्तान फिर से अटैक करता है। और पाकिस्तान की ऑडेस्टी ये है कि जी, इस्लामोफोबिया है भारत में, माइनॉरिटीज के साथ बुरा सलूक है। खुद पाकिस्तान के अंदर इतना इस्लामोफोबिया है, यानी अभी मैं पाकिस्तान। देख रहा हूँ मेरे सामने एक ये चल रहा है जी। कि जिसमें ये आपके पाकिस्तानी की फोर्सेस जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी की पिटाई कर रही हैं। अच्छा, तो ये किस ये, इस्लामोफोबिया की बात करते हैं? ये तो पश्तून्स को नहीं टॉलरेट कर सकते। एक चीफ और मिनिस्टर वो के तो साथ इस इनसे तरह का बड़े सलूक कर मुसलमान रहे है। हैं। जी। पश्तून तो ज्यादा पाइस मुसलमान है। हाँ, खान अब्दुल गफ्फार खान जो आपके बचा खान से उनसे बड़ा कोई पायस मुसलमान कौन था? जिन्ना, जो सुअर का गोश्त खाता था, दारू हाँ, पीता था। वो तो उसने तो रूल किया ना पाइस मुसलमानों पे। वो मुझे तो ये है कि साहब की ये सारी एक कन्वीनियंट पोजीशंस है, और वो कन्वीनियंट पोजीशंस कैसे ली जाती हैं, यदि आप शेख सरहिंदी का लिटरेचर और
शाह वलीउल्लाह का लिटरेचर पढ़े तो उससे साफ नज़र आता है कि भाई ये कन्वीनियंट पोजीशंस तो लेनी है। आखिरकार तो वो आपकी कुरान पाक से ही निकाल के लाते हैं। वो कहते हैं कि साहब ऐसी सिचुएशन हो तो हमें रसूल रसूल हुजूर रसूल की तरह बिहेव करना चाहिए, और ट्रीटी ऑफ हुदैबिया का एग्जाम्पल देती है। तो आई एम श्योर मुल्ला मुनीर तो इस बात को जानता ही है, क्योंकि वो तो हाफिज कुरान है। लेकिन सर, जिनकी भाषा अरबिक है, जिनकी भाषा कुरान की भाषा है, यानी अरब दुनिया, और ऑफ कोर्स सऊदी अरब जो लीड करता है मुस्लिम उम्मा को, वो तो आजकल ये लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो तो कुरानिक वर्सेस को भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो ये फिर पाकिस्तानी के क्यों इस्लाम के मामे और ठेकेदार बने हुए आपको दिखाई देते? सर ये तो आप देख रहे हैं ना, ये जो एक जिसको कहें ये आइडेंटिटी क्राइसिस तो पाकिस्तान में शुरू से ही है। आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप तो वहीं वहीं पैदा हुए, वहीं आप पले बढ़े हैं। तो ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है वो तो आपको अच्छी तरह से पता है किस तरह की आइडेंटिटी क्राइसिस है। और वो आइडेंटिटी क्राइसिस आपको पाकिस्तान के एक लगभग हर क्षेत्र में दिखती है, इन एवरी एस्पेक्ट। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री राइटिंग देख लें, आप पाकिस्तान के सोशियोलॉजी राइटिंग देख लें, जिस किसी में देखेंगे आपको ये मिल जाएगी। और वो पूरा का पूरा जो है वो प्रोपेगेंडा बेस्ड ही है। दे डोंट वांट टू कम आउट विद फैक्ट्स। अगर आप फैक्ट्स बता दें तो उनको तकलीफ हो जाती है। यहाँ तक कि मैंने आपसे डिस्कस भी किया था शायद कि आपके जो अच्छे अच्छे जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल है, इवन परवेज हुदवाई जैसे, या हसन निसार जैसे, या वो आपके कौन से हैं, इश्तियाक साहब हैं, तो इनको भी आप देख लीजिए कि दे हैव जीरो आइडिया ऑफ इंडियन कल्चर एंड हिंदुइज्म। उनसे आप बात कीजिए, बहस कीजिए तो नाराज हो जाते हैं, तुरंत भाग लेते हैं। तो इस तरह का अगर है तो ये टॉप इंटेलेक्चुअल्स जिनको हम कभी सुनते रहे हैं, कभी करते रहे, जब इनकी ये हालत है तो आप जनरल पब्लिक को क्या करते हैं? इक्के दुक्के छोड़ के तो लोगों ने कुछ दूसरा पढ़ा भी नहीं है। जब मिलिट्री ने जो सिलेबस रेकमेंड किया हुआ है कि साहब ये पढ़ना है, तो उसके आगे वो पढ़ते भी नहीं है। दैट इज व्हाई अमर चीमा गेट्स अ रिवॉर्ड। तो देखिए, पाकिस्तान में नासमझी का जो लेवल हमें नज़र आता है, आपने कुछ इंटेलेक्चुअल्स के नाम लिए, वो अपनी रिसर्च में काम तो कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी ही सिविलाइजेशन, देखिए जैसे मैं हमेशा से गर्व महसूस करता हूँ कि मेरा सनातनी सिविलाइजेशन से ही ताल्लुक बनता है। तो जब अपनी सिविलाइजेशन को ही समझने का एटीट्यूड टॉप के जो सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं, उनमें नज़र नहीं आता, तो फिर आप एक ऐसे नेबर को डील कर रहे हैं जिसकी नासमझी तो हमेशा ऐसी ही रहेगी। तो कभी आइडियोलॉजिकल लेवल पे इस नासमझी को एड्रेस करने की भारत की तरफ से कोई कोशिश नजर आती है आपको? देखिए, कोशिश तो इन्होंने बहुत की, और एक नैरेटिव चला करता था जिसको डिमोलिश करने में हमारे जैसे लोगों ने भी बहुत काम किया है। और वो नैरेटिव हुआ करता था कि भाई ये स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। और आपके ही लिटरेचर से थिंग्स लाइक मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स से निकाल के, या जैसे कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, इन सब चीज़ों से, और जो पूरा जो डिफेंस सर्कल्स में जो बातें चलती हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स जिस तरह की बातें करते हैं, उससे सबसे निकाल निकाल के निचोड़ निकाल के हमने तो ये निकाला कि दी ओनली सोल्यूशन इज दैट पाकिस्तान in its present form should cease to exist. Only then India will have some sort of a relief. अब ये जो वायरस है वो इतना डीप डाउन है। अब आप ये देखिए,
कि बांग्लादेश का एग्जांपल ले लीजिए, बांग्लादेश इज सडनली वांटिंग टू बिकम ईस्ट पाकिस्तान ऑल ओवर अगेन। तो वो कहाँ से आता है? वो जो फंडामेंटल्स हैं उन्हीं में से तो निकलता है ना। बार 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 वो जज्बा जोर मारता है कि साहब की देखिए हमें ग़ज़वा हिंद करना है, हमारी बड़ी किताब पे लिखा है, और जब तक ग़ज़वा हिंद नहीं होगा तब तक हमें जन्नत नहीं मिलेगी, या फिर हमें जन्नत चाहिए तो फिर जिहाद कर लीजिए, फट जाइए तो डायरेक्ट जन्नत में चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको इंडोक्ट्रिनेट कर दो आप एक लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को, तो फिर बाकी जो सो कॉल्ड मॉडरेट्स हैं या जो दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं, वो तो सारे के सारे फिर साइडलाइन हो जाते हैं। आप देखिए क्या हो रहा है ईस्ट बांग्लादेश, ऑल्सो नोन एज ईस्ट पाकिस्तान दीज डेज। तो आपने फंडामेंटल्स की बात की। फंडामेंटल्स जो मुझे दिख रहे हैं वही जो हम आइडेंटिटी क्राइसिस की बात कर रहे हैं। इस्लाम के फंडामेंटल्स तो इनके साथ मिलते नहीं है। अरब तो इनको मुसलमान नहीं मानते, और बाय द वे इनका जो इस्लाम है वो तो इवन अफगानियों के इस्लाम से भी ज़्यादा कंफ्यूज है। इस्लामी भी क्लियर, अफगानी भी क्लियर है, और अरब तो इस्लाम को, मतलब आज के अरब जो हैं, रिच देशों के जो अरब हैं, वो तो यूज़ भी नहीं कर रहे। तो फिर ये इनके फंडामेंटल जो हैं, इनके आइडेंटिटी क्राइसिस से क्या आते हैं, इनके अपने ही लोकल इस्लाम से आते हैं, या फिर आपको क्या दिखता है कि कहाँ से ये फंडामेंटल्स इनके आ रहे हैं? सब जब सारी की सारी सारा का सारा तसव्वुर यही हो कि साहब हमें तो 7वीं सदी में ही जीना है, तो फिर चीज़ें जरिए डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। अफ़गानिस्तान की बात आपने बोली, ठीक है। अफ़गानिस्तान की क्लैरिटी है, दे हैव देयर ब्रांड ऑफ इस्लाम, लेकिन अब उसी इस्लाम में आप देखिए ना बाकी महिलाओं की क्या स्थिति है वहाँ तालिबान के राज में। तो उनका ये कहना है कि भाई इस्लाम वो है कि जो 7वीं सदी में रुक गया, उसके बाद से जो कुछ भी आगे हुआ है वो वो काबिल मंजूरी नहीं है, उसको मंजूर नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ में आप ये देखेंगे कि जितने भी मॉडर्न मेथड्स ऑफ वॉरफेयर हैं, वो सारे के सारे मंजूर हैं। तो ये जो है डाइकोटमी, यह कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्राइसिस ऑफ मीन्स, ये हर सोसाइटी में है। अब अरब्स की ही बात कर लें, तो अरब में भी अब ठीक है, इट इज़ कन्वीनियंट फॉर MBS टू कीप द फंडामेंटलिस्ट डाउन, क्योंकि वो भी जो है वो कहते हैं कि साहब कि सुल्तान नहीं हो सकता। जो वहाँ के जो डीप फंडामेंटलिस्ट हैं, या जैसे वो उसामा बिन लादेन वगैरह थे, उनका कहना था कि साहब कि ये तो एक वो खिलाफत उम्मत होनी चाहिए, और ये तो खलीफा है नहीं, ये जो आपके नजद वाले हैं, ये जो नजदी हैं, ये कैसे खलीफा हो सकते हैं? वो खलीफा बनने की कोई ऐसी शर्तें कोडिफाइड तो है नहीं। वो आज तक देखिए वो खलीफा का झगड़ा चल रहा है शिया और सुन्नी में। तो तो कमोबेश जो है ना, एक आपको हर सोसाइटी में मिल जाएगा। अब टर्की की एग्जांपल ले लीजिए ना, वो टर्की कितनी प्रोग्रेसिव सोसाइटी हो गई थी कमाल अतातुर्क के पीरियड में, और आपका अर्दोगान वापस उसको वहीं ले जा रहा है। आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल ही इज, क्योंकि लोगों को आज़ादी की जब तलब लग जाती है तो फिर थोड़ा मुश्किल से वापस जाते हैं। लेकिन उसने तो सब कुछ किया। उसने देखिए हाजिया सोफिया को वापस मस्जिद कर दिया, तो टर्की में किसने आवाज़ उठाई? किसी ने नहीं। जी। तो जी। पाकिस्तान ने भी उसको वेलकम किया, और इधर बाबरी मस्जिद पे कहते हैं कि साहब की ये बाबरी मस्जिद को जिन्होंने शहीद कर दिया। ऐसा ढांचा जिसमें 50 साल से नमाज भी नहीं होती थी, 50 में 100 साल से या नमाज नहीं हो रही थी, वो हिंदुओं को नहीं मिल जाए बस। ये है क्योंकि
वो दूसरा है ना साहब, वो जो सिंड्रोम है एक, रूलर सिंड्रोम, या दारुल खिलाफा वाली जो बात करते हैं, ये दारुल खिलाफा है ये पूरा, यहाँ इस्लाम ने राज किया इसलिए ये दारुल खिलाफा है, तो ये हमारे ही राज में होना चाहिए। तो ये जो थियोलॉजी है, इससे गवर्न होती है पूरी की पूरी मुस्लिम उम्मत। जो भले लोग हैं वो भी यही सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हम बातें प्रोग्रेसिवनेस की करेंगे, वो सब करेंगे, लेकिन अगर दारुल खिलाफा हो जाए तो उसमें दिक्कत क्या है साहब, हमारे तो ओल्ड ग्लोरियस टाइम ऑफ द बबल्स विल कम बैक। तो इवन इन दी वेल रेड वेल एजुकेटेड सेक्शंस यू विल फाइंड दिस, आपको दिखेगा ये। और आपसे बेहतर कौन जानता है, अल पाकिस्तान आपने पीछे रख रखी है, दिख रही है मुझको। जी हाँ। हाल तो इनका यही है, मगर हम आपसे भी एनालिसिस जान रहे हैं और जानते रहे, और आप बड़े बिल्कुल डिफरेंट एंगल्स के साथ आज हमें बिल्कुल नए एंगल्स भी दे रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। और देखिए, इस वक्त की जो सिचुएशन है, आपने अभी टर्की की बात की, अफगानिस्तान को भी हमने टच किया कि उनका भी एक अपना जो खवातीन के बारे में, लेडीज़ के बारे में जो एटीट्यूड है वो अनएक्सेप्टेबल है। वो सब रियलिटीज़ अपनी जगह पे। लेकिन हमने देखा कि राम मंदिर के मामला में बाय एंड लार्ज भारत के मुसलमानों का जो मुखालफत वाला मामला था वो हमने बहुत थोड़ा देखा। मुझे याद है जब कोर्ट ने डिसीजन दिया तो इसमें भारत में चिंता थी कि शायद कोई वाइड स्प्रेड किस्म के प्रोटेस्ट या कुछ क्लैशेस हो, कुछ नहीं हुआ। कोई अगर राजनीति के लिए वहाँ पे कुछ बोलता है, वो तो वहाँ की सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल जमातें भी बोल देती हैं। तो अगर भारत में मुसलमानों की जो 200 मिलियन प्लस पॉपुलेशन है, उनको इशू नहीं है, तो फिर वेस्ट का लेफ्ट इस्लामिस्टों के साथ मिलके आज भी राम मंदिर के खिलाफ अपना ये सारे का सारा ढंढोरा पीटता है। तो ये सब आपको पॉलिटिकल दिखता है? देखिए, अब जब आप राम मंदिर की बात करते हैं ना, तो फिर अगेन हम आपको आपके जो अल पाकिस्तान की एनालिसिस है वो उन्हीं फंडामेंटल्स पे ले जाते हैं। क्या विरोध है? विरोध ये है कि साहब कि ये जो थी, ये ज़मीन जो है ये इस्लामी ज़मीन थी। इस्लामी ज़मीन पे भगवा परचम उन सब्ज परचम से ऊपर कैसे जा सकता है? दिस इज द साइकोलॉजी। जी, ठीक कह रहे हैं। आप ये देखें कि सैयद शहाबुद्दीन जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि अगर ये प्रूव हो जाए कि यहाँ पर राम मंदिर था, तो वो इस पे दावा छोड़ देंगे। लेकिन क्या किया फिर बाद में उन्होंने? वो लेफ्टिस्ट बीच में कूदे, उन्होंने कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के कुछ फर्जी हिस्ट्री बनाई और उन्होंने बड़ी कन्वीनियंटली कह दिया कि नहीं नहीं, हम तो कॉन्टेस्ट करेंगे, हम तो नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह की बातें ये लोग करते रहे, तो इसलिए इन पे एतबार तो मैं कतई करता ही नहीं हूँ, कतई नहीं करता मैं तो। और जो दो चार लोग हैं उनको मैं कह भी देता हूँ कि भाई आपकी बात कौन मानता है? आपसे भी यही कहूंगा, आपकी बात जी, कौन मानता है? नहीं, नहीं, हम तो खैर खुद भी समझते हैं। मैंने आरिफ मोहम्मद खान साहब को कहा है, वो गवर्नर जब बने थे, जी, 5 दिन पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया। और कई सारी चीज़ें आई हुई बाद में। वो शुरू में तो बड़ा अग्रेसिव हो रहे थे वो, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि भाई मैं शायद समझता हूँ चीज़ों को, तो फिर वो नॉर्मल हो गए। और बाद में मैंने उनसे पूछा कि साहब कि आप जो है वो बड़ा अच्छा तर्जुमा करते हैं कुरान का, आप बड़ा अच्छा तर्जुमा कर लेते हैं और सब बातें अच्छी अच्छी करते हैं आप,
लेकिन आपकी बात कौन मानता है? कहा ये सामने बैठे हैं, 50 लोग बैठे सामने, इनमें एक मुसलमान नहीं है। तो आप तो यहाँ पे यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट द ऑलरेडी कन्वर्टेड। हिंदुओं को आप क्या, और आपकी बात तो केवल हिंदू ही सुन रहा है ना, हिंदू ही तो आपकी तारीफ कर रहा है। खुद आप कहते हैं कि साहब ये आपके ऊपर जो है वो हमला हुआ, और किसी शोक सभा में गए थे और उनके ऊपर जो है वो किसी ने किसी हथियार से कोई सरिया वरिया था, वो सरिया वरिया मार दिया उनके सिर पे, बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची। तो इससे तो ये जो तर्जमा वर्जमा करना है, तो इससे तो ये जो एक्स मुस्लिम वैरायटी है ना, ये बेटर है। क्योंकि ये जो है ये सच से दो चार कराती है लोगों को। तो इसका कहने का क्या फायदा कि साहब बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो और बातें निकल आएंगी। तो बेसिकली यही कह रहा हूँ जी कि भाई देयर इज नो पॉइंट इन प्रीचिंग टू द ऑलरेडी कन्वर्टेड। देखिए, मैं आपको इस कॉन्टेक्स्ट में एक बात बताता हूँ। आपने कहा कि हम जैसों की बातें कौन मानता है। मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ, तो जब मैंने 14-15 साल पहले तारिक फ़तह जी के साथ मिलके बातचीत का सिलसिला शुरू किया, उस वक़्त यूट्यूब पे बहुत कम चैनल होते थे। तो हमने ये देखा कि हमें तो मैंने वो तो आपका वो ढूंढ निकाला था, वो डेली मोशन पे जो आपका जो पहला इंटरव्यू था तारिक फतेह साहब का, बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही। और वो मैंने रन किया था वो। जी, थैंक यू। तो मैंने तारिक जी से उन्हीं पहले कुछ शोज़ में कहा कि तारिक जी, हमें तो इनको तो हम कन्विंस कर ही नहीं सकते। जो हमारे हिंदू बहन-भाई हैं, वो इतनी खौफ़नाक पॉलिटिकल करेक्टनेस में, वो चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पा रहे। तो चलिए हमारी भाषा, हमारा ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। जी, ये ठीक है ना? पॉइंट आपका बिल्कुल। और उसमें बहुत हम और आप और तारिक साहब और बाकी जितने लोग भी हम लोगों ने इनको थोड़ा-सा इनकी आँखें खोलने का प्रयास किया है, वो दैट हैज़ बीन सक्सेसफुल, नो डाउट इन जी, तो वो हमें क्रेडिट ज़रूर देना दैट। चाहिए इसी को हम आपको, मुझे। शत्रुबोध कहते हैं ना, कि यार अपने दुश्मन को पहचानो तो। तुम सोच रहे हो कि साहब कि ये हमारे लिए जो है वो निहारी लेके आए हैं, और वो उसमें ज़हर मिला के लाए हैं। राइट। तो वही बड़ा इम्पोर्टेंट काम था, जो मैं समझता हूँ कि हम आज भी सब मिल के, आप, मैं कर रहे हैं। तारिक जी हमारे बीच में नहीं है। आज भी हमें ये चैलेंज है। इतना बड़ा चैलेंज है कि मैं ऑनेस्टली एक बड़ी डिफरेंट बात करने वाला हूँ आपके साथ। हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि ये जो हम कहते हैं ना तकिया, सम हुँ। टाइम ये तकिया को मैं पॉलिटिकल करेक्टनेस में देखता हूँ। मैं अपने हिंदू बहन भाइयों से पूछता हूँ, बहुत से, तो वो बेचारे, मुझे फील होता है जैसे तकिया किए हुए मेरे बारे में मुझे सच बताने से घबरा रहे हैं। मैं अपनी बात ताहिर गोरा की नहीं कर रहा, मैं एक हुँ, खास फेथ क्लब की बात कर रहा हूँ। हुँ। वो बेचारे, मुझे ना कहीं ऑफेंड ना हो जाऊं मैं, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए, तो वो खुद से भी झूठ बोल रहे हैं और मेरे से भी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आपने, मैंने, और फिर एक फौज बनी लोगों की, जिन्होंने चीजों को बेबाकी से कहा। तो खैर संजय भाई, आपसे एक पुराना ताल्लुक है, हमेशा बात करके अच्छा लगता है। मैंने आज आपका समय जितना प्रॉमिस किया था उससे ज़्यादा लिया, लेकिन आज की इस बातचीत को कंक्लूड करते हुए आप जी। कैसे कंक्लूड करेंगे और क्या कंक्लूसिव रिमार्क्स आप देना चाहेंगे? बात तो हमने पाकिस्तान से शुरू की थी, तो जी, तो ये सब मैं तो पाकिस्तानी है सर, बिल्कुल आई एम ये एब्सोल्युटली माइंडसेट क्लियर। पाकिस्तानी है। या कि द ओनली गुड पाकिस्तान इज़ अ ब्रोकन पाकिस्तान एज़ फार एज़ इंडिया इज़ कंसर्न्ड। ये मेरा तर्जुमा है पूरे इसका। बिल्कुल ठीक है। अब वो कब होगा, वो आपने भी अपनी जो डेट आगे बहुत दे रखी थी, वो आपने आगे खिसका लिए, जैसी अपनी बात होती रहती है। नहीं, 71 में हो चुका है, एक बार तो हो चुका है ना। हाँ, जो अगला है इसका 4 हिस्सों में जो तक़सीम होना है, वो भी जल्दी हो जाए। अब चूँकि मुनीर आ गया है, तो मुझे उम्मीद और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसमें आपको भारत के एक बहुत ही बढ़िया लेखक का नॉवल भी याद आ रहा होगा, कितने पाकिस्तान।
कि वो एक आइडियोलॉजी का नाम है, वो एक माइंडसेट का नाम है। वो बांग्लादेश में भी बैठे हुए हैं पाकिस्तान, जो भारत में बैठे पाकिस्तान हुए। से जुदा हुआ था, और कहीं-कहीं भारत में भी हमें दिखते हैं। भारत में खूब सारे। तो चलिए इन तो सब भारत में क्या हुआ है कि ये जी, जो थोड़ा-सा कॉन्शियसनेस आई है ना हिंदुओं में, कि अब हिंदू भी कुरान और हदीस के बारे में जान गए। तो फिर इसलिए वो जो कॉन्शियसनेस आई है वो दैट हैज़ बीन इनवैल्यूएबल। राइट। और पाकिस्तानी तो आजकल अफ़गानियों को, इवन तालिबान को चैलेंज कर रहे हैं कि आपको इस्लाम का पता नहीं है, हमें इस्लाम का पता है। वैसे उनको पता होना चाहिए कि अरब वाले पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि अकेले वही जाएँगे जन्नत में, क्योंकि 72 फ़िरक़ों में एक ही जाना है। तो वो जो है वो जो उनका जो कबीला है, वो वैसे तो नज़द वाले भी नहीं आते उसमें। खाली कुरैश उसके लिए क्वालिफ़ाई करते हैं। लेकिन फिर भी नजदी जो है वो सोचते हैं कि भाई बाय वी वर्च्यू ऑफ बीइंग सुल्तान वो भी इंक्लूड हो जाएंगे उसमें। या हो सकता है एमबीएस को लगता हो कि यार ये बदमाश है, ये कुरैश, ये हमको भी नहीं इंक्लूड कर रहे, तो इनको जो है वो थोड़ा-सा डाइल्यूट करो, पूरे सिस्टम को ही डाइल्यूट करो। बहुत-बहुत धन्यवादी हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। ये बातें ना ख़त्म होने वाली हैं, और आपने और मैंने हमेशा की, लेकिन ये बातें हमें करते रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा बहुत आपके यहाँ जी, आके। थैंक यू वेरी मच संजय भाई। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं संजय दीक्षित जी के, और आने वाले दिनों में हम आपस में इसी तरह बातचीत करते रहेंगे जिस तरह एक लंबे समय से कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।